बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। आज एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के हवाले से जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये पहला लेक्चर है और इसके अंदर हम कुछ पहले बुनियादी बातों को सीखने की, रिवाइज करने की, रिव्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम अपने फॉर्मल टॉपिक्स की तरफ मूव करें तो ये जो बुनियादी बातें हैं ये सारी हमारे लिए क्लियर हो जाएं। बात को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें बेहतर तरीके से रिप्लाई करने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है आज का रिलेशंस। रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें एक बुनियादी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम अब सेट थ्योरी की जो सी बुनियादी स्टडी है उसकी तरफ हम अपनी तवज्जो को लेकर नहीं जा रहे हैं कि सेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, कितने इकसाम के होते हैं, इनके ऑपरेशंस कौन से होते हैं। ये तमाम बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको क्लियर होंगी। ठीक है, तो जहाँ से मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी बात को शुरू करना चाहिए वो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है एक किस्म का दो सेट्स के दरमियान। डेफिनेशन हम कैसे कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई सी भी दो सेट्स हैं। ऑब्वियस बात है कम से कम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट्स की कम से कम दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये और बात है कि वो सेट एक सेट भी दो मरतबा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप डिफरेंट सेट ले लेते हैं तब भी बात ठीक है। तो कम से कम कितने से ये डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कम से कम कितने सेट्स की रिक्वायरमेंट है? कम से कम दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक सेट के ऊपर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम कितने सेट चाहिए? दो सेट चाहिए। डेफिनेशन देखिएगा, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये जो मल्टीप्लाई का निशान है इसको हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पर ए क्रॉस बी बोलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज। और डिफाइन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ये एक सेट बनता है। अब सेट के अंदर याद रखिएगा जैसे मैंने बताया था कि सेट को पढ़ने के दो सेट को जब भी हमने पढ़ना है तो आपने इसके दो पोर्शन बनाने हैं। एक पोर्शन जो सा होगा वो वर्टिकल लाइन जिसको हम सच डेट बोलते हैं उससे पहले का होगा और दूसरा कौन सा होगा? सच डेट के बाद का होगा। याद रखिएगा इस तरह की सिचुएशन में सच डेट से पहले का जो सा हिस्सा होता है वो हमें बताता है कि इस सेट में एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट्स की नोयत क्या है, और दूसरा हिस्सा बताता है कि ये एलिमेंट हमने लेने कहाँ से हैं। जैसे देखिएगा ए क्रॉस बी बराबर है, सेट के अंदर क्या आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो सा भी सेट होगा, एक बात है कि ये क्या होगा? एक सेट होगा। अब जब सेट होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एलिमेंट्स आने चाहिए। अब ऑर्डर पेयर ए कोमा बी क्या बता रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे? ऑर्डर पेयर की शक्ल में आएंगे, सच डेट। अब सच डेट के बाद का हिस्सा हमें बता रहा है कि ये एलिमेंट कहाँ कहाँ से लिए जा रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पे जो स्मॉल ए है वो लिया जा रहा है कैपिटल ए से और जो स्मॉल बी है वो लिया जा रहा है कैपिटल बी से। तो गोया ए क्रॉस बी दरअसल एक सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स किस नोयत के होते हैं? ऑर्डर पेयर्स होते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएंगे? सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि फर्ज कर लें कि सेट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है कि दुनिया जहान के जितने भी लोग हैं उनमें से मैंने किस कम्युनिटी को चूज़ किया अपनी गुफ्तगू के लिए? मुस्लिम कम्युनिटी को चूज़ किया। इसलिए याद रखिएगा कोई भी चीज़ हमने स्टडी करनी है उसमें ख़ास तौर पे सबसे पहली बुनियादी बात क्या है कि हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सा सेट अंडर डिस्कशन आ रहा है उसके अंदर एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है। जब तक हमारे पास एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा हम उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू को आसानी के साथ करने के काबिल नहीं होते हैं। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर बनाने की तफसील सच डेट के बाद वाला हिस्सा बता रहा है कि पहला एलिमेंट जो सा पहले सेट से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से
से लिया जाएगा, दूसरे सेट से लिया जाएगा। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है आपके सामने, दो सेट्स लिए गए हैं, पहले सेट में 1 और 2 शामिल हैं, दूसरे सेट में ए और बी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी में क्या मेथड है, सेट ए का पहला एलिमेंट लेंगे 1, उसको सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1, ए और 1, बी का पेयर। फिर उसके बाद चूंकि सेट बी में एलिमेंट मुकम्मल हो चुके, लिहाजा ए में से 1 का किरदार मुकम्मल हो गया। अब ए में से हम दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं 2, फिर वही काम हम 2 का करेंगे सेट बी के हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअली। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ए और 2, बी। तो इस तरह से आपके पास कोई से भी अगर दो सेट दिए गए हों, उनके दरमियान हम क्या बना सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को तश्कील दे सकते हैं। अब इस आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 सेट ले लें, 4 सेट ले लें, 5 सेट ले लें, जितने भी सेट ले लें, मेथड यही होगा। अगर आप 3 सेट लेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 सेट हैं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे जो कि ट्रिपलेट्स बन गए थे 3 के केस में, 4 या 4 से केस में क्या बन जाते हैं, उनको हम टपल्स बोलते हैं, 4 टपल्स, 5 टपल्स, 6 टपल्स अप टू n टपल्स। अब हम जरा कुछ रिमार्क्स देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। इन जनरली यानी कि ये कम्यूट नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ जैसे आप जानते हैं कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात आमतौर पर ट्रू नहीं होती कि ए क्रॉस बी जो सा होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे चल के हम इसको भी देख लेते हैं। हाँ, अलबत्ता रिमार्क नंबर 2 में हम क्या बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है, ये जो मॉड का निशान है किस बात को रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट को, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ए क्रॉस बी की में एलिमेंट्स की तादाद हमेशा बराबर होगी बी क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद के। ठीक है, इन दोनों बातों को सामने रखते हुए यहाँ से हम क्या बात कर सकते हैं कि जब हम इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा कि 2 सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद का बराबर होना इस बात को गारंटी नहीं करता है कि वो दोनों सेट्स भी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, 2 सेट्स कब हमेशा इक्वल होती हैं, जब पहला दूसरे का सबसेट बनता है और दूसरा पहले का सबसेट बनता है। ये बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए का सबसेट हो या बी क्रॉस ए क्रॉस बी का सबसेट हो। हाँ, अलबत्ता ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, बराबर होती है। क्या मतलब है इसका, कि आप चूंकि समझ चुके हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो दूसरे रिमार्क को अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्रेस करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितने ए क्रॉस बी के सेट में ऑर्डर पेयर्स की तादाद आएगी, उतने ही ऑर्डर पेयर्स किसके अंदर आएंगे, बी क्रॉस ए में आएंगे। हाँ, अलबत्ता जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेशन ए क्रॉस बी के अंदर आ रही है ऑर्डर पेयर्स की, वही फॉर्मेशन कहां पर है, बी क्रॉस ए के अंदर है। इसी बात को हम जरा नीचे तफसील में देखते हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें, चूंकि अब ए क्रॉस बी एक सेट बन चुका हुआ है, तो जो ही ये सेट बन चुका तो सेट थ्योरी के तमाम कवानीन इस ए क्रॉस बी के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं सबसेट्स के हवाले से बात को। तो पहली बात क्या देखें, फर्स्ट कर लें, अगर सेट ए हमारे पास है 1 2, सेट बी हमारे पास है ए बी, ए क्रॉस बी जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब जरा हम इसके सबसेट्स कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक सेट दूसरे का कब सबसेट बनता है, जब पहले के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। अब जब देखिएगा, हम एक्स ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं A1 का पेयर और B2 का पेयर, और ये सेट है और आप जानते हैं कि ये हू बहू ए क्रॉस बी में से उठाया गया, हू बहू ए क्रॉस बी में से उठाया गया। क्या कुछ देखना है, ऑर्डर पेयर्स हैं जी, ऑर्डर पेयर्स हैं। अब सिर्फ यहाँ तक बात देखने से हम नहीं कह देंगे सबसेट है। अगली बात देखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स के अंदर ऑर्डर पेयर्स के अंदर एलिमेंट्स की लोकेशन है, क्या वो वाकयातन ए क्रॉस बी की डेफिनेशन के मुताबिक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आने हैं उनके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आनी है उनकी फॉर्मेशन क्या होनी है कि हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, दूसरे सेट में से होना चाहिए। तो जी हाँ, हम यहाँ पे बाकायदे तौर पे कह सकते हैं कि सेट एक्स के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनमें पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, y हमने लिया है और y के अंदर भी सेम सिचुएशन है जो कि आप x के लिए देख सकते हैं। तो लिहाजा y भी a क्रॉस b का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। अलबत्ता z हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब z के अंदर देखिएगा, जो हमने सेट बनाया है और इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स लिए जा रहे हैं, पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है, b1 का, और दूसरा कौन सा आ गया मेरे पास,
B2 का आ गया। अब जरा आप गौर कीजिए, हैं तो बेसिकली ये भी ऑर्डर पेयर्स ही, तो क्या ये Z A क्रॉस B का सबसेट है? तो पता चल रहा है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स आ रही हैं उनके अंदर x कोऑर्डिनेट पे, यानी जो पहला एलिमेंट है वो तो सेट A का होना चाहिए था। कि अगरचे जो Z सेट है उसमें हैं तो ऑर्डर पेयर्स, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तरतीब है, एलिमेंट्स की जो लोकेशन है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B नहीं है, तो लिहाजा जो Z सेट होगा ये हमारा A क्रॉस B का सबसेट नहीं बनेगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि सेट A क्रॉस, और यही वजह है तो आप देख सकते हैं कि जो A क्रॉस B जोन था, जो हमने पहले सबसे बात की थी कि A क्रॉस B जोन से वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। तो ये अंदाज है कि हम किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स को एक तो व्यू करते हैं, और दूसरा ये कि उनके अंदर अगर हमें कोई सबसेट देखने हो तो वो सबसेट देखने का हमारे पास क्या अंदाज होता है कि ना सिर्फ हमने ऑर्डर पेयर्स को देखना है कि Z के अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में मौजूद हों, X के अंदर मौजूद हों, Y के अंदर मौजूद हों, बल्कि हमने ये इस बात को भी कंफर्म करना है कि ऑर्डर पेयर्स के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स की लोकेशन है, उनकी जोन सी अपनी पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर हम A क्रॉस B ले रहे हैं तो ऑर्डर पेयर्स के अंदर पहले एलिमेंट सेट A से आएंगे और दूसरे एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट B में से आएंगे। जी, अब जरा कुछ बहुत अहम 2-3 बातें कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से। पहली बात हम देख रहे हैं कि अगर सेट A में एलिमेंट्स की तादाद m हो और सेट B में एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास n हो, तो A क्रॉस B के अंदर कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर कुल एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ जाएगी? m इंटू n। अब चूंकि A क्रॉस B जोन से है हमारे पास क्या बन चुका हुआ है? सेट बन चुका हुआ है, तो लिहाजा इसके अंदर जैसे भी हमने सबसेट्स की बात की थी, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स का फार्मूला भी यहाँ पर सेम वही रहेगा जैसे कि हमने कन्वेंशनल सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ है। कि जैसे देखिएगा, अगर A क्रॉस B में एलिमेंट्स की तादाद अगर हमारे पास m इंटू n है, तो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B क्या आ जाएगा? 2 की पावर m इंटू n। अब इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B के अंदर जो कुल ऑर्डर पेयर्स आने हैं उनकी तादाद कितनी है? m इंटू n है। अब जब आप उसके सबसेट्स निकालेंगे, A क्रॉस B, जैसे रिमार्क 2 को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर बराबर A क्रॉस B का जो मॉड है बराबर है m इंटू n के। इसका क्या मतलब है कि A क्रॉस B में हमारे पास जो कुल एलिमेंट्स आने हैं, यानी कि वो कुल ऑर्डर पेयर्स आने हैं, वो हमारे पास कितने आने? m इंटू n आने हैं। जब तक सबसेट्स की बात हमने निकालनी है तो फार्मूला हमारे पास सेम वही है जैसे हम आमतौर पे जानते हैं कि अगर सेट A में एलिमेंट्स की तादाद n हो तो पॉसिबल सबसेट्स की तादाद हमारे पास क्या आती है? 2 रेज़ टू द पावर n आती है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि A क्रॉस B के अंदर कुल सबसेट्स कितने आएंगे? 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n। फर्ज कर लें, और 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास m होगा और जो हमारा n होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लें अगर सेट A में एलिमेंट हैं 2, सेट B में एलिमेंट हैं 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसके अंदर जो कुल सबसेट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएंगे, मीन्स टू से 64 इसके क्या बनेंगे? सबसेट्स बनेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा। मज़ीद ज़रा इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं अपनी एग्जांपल्स के साथ, कि जैसे कि आप जानते हैं कि R2 कार्टेशियन प्लेन जिसको हम बोलते हैं, R2 को हम कैसे लिख सकते हैं? R क्रॉस R, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच बेसिकली एक्चुअली क्या है हमारे R2 की असल सिग्निफिकेंस क्या है? असल उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं किसकी? R की विद इटसेल्फ। R से मुराद क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स के साथ जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब में जो हमारे पास चीज़ वजूद में आती है, जो सेट वजूद में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेस हैं, जब हम इसको स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं तो हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस बन जाती है। ऐसे अगर हम इस बात को आगे एक्सटेंड करें तो R क्यूब हम बनाते हैं। R क्यूब बेसिकली हमारे पास क्या? R क्रॉस R। क्या मतलब है कि आप कार्टेशियन आप सेट ऑफ रियल नंबर की क्या ले रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। कितने टाइम्स ले रहे हैं? 3 टाइम्स ले रहे हैं। तो ओबियस बात है इसके अंदर हमारे ट्रिपलेट्स आएंगे, ABC, और ABC तीनों के तीनों किसको बिलोंग करेंगे? R को। और इसी बात को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हम इसको n टाइम्स ले जाएं तो R की ताकत n बराबर है, तो R क्रॉस R अप टू R n टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं? n टपल्स आते हैं। हर एक एलिमेंट कैसा होगा? n टपल होगा हमारे पास। और आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? n डायमेंशनल स्पेस आ जाती है। इसी तरह से अगर हम इसी तरह से
जितने भी हम इस स्पेसिस को स्टडी करते हैं, इनफैक्ट वो हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहे होते हैं उस स्पेस का, उस सेट ऑफ रियल उस सेट का उसी सेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब एक अहम तरीन बात इस सारी गुफ्तगू के अंदर वो क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास क्या होता है कि याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी सेट ऑपरेशंस हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन तमाम के तमाम ऑपरेशंस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन है, इसकी ख़ास अहमियत क्या है कि ये एक ऐसा पावरफुल ऑपरेशन है दो सेट्स के दरमियान जो इस बात की गारंटी करता है कि इसने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर शामिल कर लिया है। यही वजह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं रिलेशंस के अंदर, और फिर रिलेशन से फंक्शन, और फिर फंक्शन से आगे हम कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पे चले जाते हैं। तो अगर आज की बात को हम समराइज़ करते हैं तो आज की बात का खुलासा ये है कि हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो आप जानते हैं। हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा पावरफुल ऑपरेशन है कि जो हमें इस बात की गारंटी करता है कि ये दोनों सेट्स के, ये अंडर डिस्कशन जितने भी सेट्स आ रहे हैं उन तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि जब भी हम A क्रॉस B बनाएंगे तो A क्रॉस B के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो इस बात की गारंटी कर रही हैं कि यहाँ पर A और B सेट्स के तमाम एलिमेंट जो से वो क्या हो चुके हैं, इस्तेमाल हो चुके हैं। जबकि यूनियन में, इंटरसेक्शन में, सिमेट्रिक डिफरेंस में या और जो ऑपरेशन हैं उनके अंदर ये बात को हम गारंटी से नहीं कर सकते। ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको आज की बात अंडरस्टैंड हुई होगी, समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करना है, उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को कैसे देखना है, उनके अंदर सबसेट्स को कैसे बनाना है, और फिर हमने ये भी देख लिया कि ज्योमेट्रिकली जो हमारे पास R2 बनते हैं, R3 बनते हैं, अप टू Rn बनते हैं, ये इनफैक्ट कोई अलग से चीज़ नहीं है। दरअसल वो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारी सारी की सारी बात क्या हो रही होती है, शुरू होती है। इंशाल्लाह हम अगली गुफ्तगू में अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेशन से हम क्या मुराद लेते हैं और रिलेशन की जो बुनियादी खसूसियात हैं उनको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।